हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एसी सर्किट्स में नया टॉपिक लेके आ गए हैं। ऑलमोस्ट एसी सर्किट्स ख़त्म होने आया है अभी पूरा चैप्टर। ये एक लास्ट थियरी टॉपिक बचा है जो अपने को करना है। सो दिस इज़ एसी सर्किट 08। अब तक हम लोग ने एसी सर्किट 01 से एसी सर्किट 07 तक यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। इसका लिंक यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स डाल दूँगा और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी लिंक्स नेसेसरी होंगे वो साथ में मैं पिन करता हुआ चलूँगा, मतलब राइट कॉर्नर में पिन होता रहेगा वो लिंक। ठीक है, आज का जो टॉपिक है जो अपने को ये चैप्टर में करना है, दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट थियरी टॉपिक। ये लास्ट थियरी टॉपिक होने वाला है और ये टॉपिक जो है इट इज़ एलसी ऑसिलेशंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और पूरा का पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है। मतलब इसमें ज़्यादा अपने को मैथ्स में नहीं जाना है इसके डिटेल में, बस हम लोग ऊपर से इसका थियरी समझेंगे कि एक्चुअल में ऑसिलेशंस है क्या। और ऑफ कोर्स एलसी है तो इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ होने वाला है। तो एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट किया कि हमको एलसी ऑसिलेशंस मिलता है, वो अपने को आज इस वीडियो में देखना है। ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द टॉपिक डायरेक्टली। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इसके पहले के सारे वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। सो इट्स बेटर इफ़ यू सी इट फर्स्ट। अगर उसको देख लोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ये टॉपिक समझने में। ठीक है, एलसी ऑसिलेशंस। देखो क्या है एलसी ऑसिलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक एलसी सर्किट होने वाला है। तो एलसी सर्किट में हम लोग का कनेक्शन कैसा होने वाला है, हम लोग एल और सी को पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं और एक चार्ज कैपेसिटर होगा जिसको मैं इंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा। तब मैं ऑब्ज़र्व करूंगा कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स ऑब्ज़र्व होते हैं या क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं मेरे सर्किट में, वो हमको इस पूरे ऑसिलेशंस टॉपिक में पढ़ना है। सो लेट्स कंसिडर लेट अ चार्ज्ड कैपेसिटर। चार्ज मतलब हम लोग फुल्ली चार्ज लेते हैं। सो लेट अ फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर C be connected with an inductor। okay? एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर के थ्रू कनेक्ट किया तो क्या होता है, तो जो फिनोमेना ऑब्जर्व होगा उसी को हम एलसी ऑसिलेशंस बोलने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड होता क्या है। पहले मेरे पास एक कैपेसिटर है जो कि फुल्ली चार्ज है। मैं पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ डायग्राम, ताकि बाद में जब हमको छोटे छोटे डायग्राम्स करने पड़े। इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स आने वाले हैं। मतलब ये कनेक्शन समझ में आया क्या है। कनेक्शन, एक कैपेसिटर है, इसको एक इंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। ठीक है, इसके दोनों प्लेट्स पे जितना चार्जिंग हो सकता था ये फुल्ली चार्ज है। अब कोई पूछेगा कैपेसिटर को चार्ज कैसे करना है, तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कुछ नहीं, तुमको बस ये कैपेसिटर को एक डीसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देना है। ये डीसी बैटरी इसको चार्ज कर देता है और चार्ज करने में ये डीसी बैटरी कितना वर्क करता है, चार्ज करने में डीसी बैटरी वर्क करता है हाफ CV² Q²/2C, अगर इस पे चार्ज Q है तो, एंड हाफ Q/V, इतना वर्क करता है। ये सारे सेम वैल्यूज़ देंगे तुमको एनर्जी की वैल्यू, और इतना वर्क अगर ये बैटरी कर रहा है तो इतना ही एनर्जी कैपेसिटर में भी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। तो अभी जो हमने कैपेसिटर लगाया है, अज्यूम कर लो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। लेट्स कंसिडर द फुल चार्ज और द टोटल चार्ज दैट दिस कैपेसिटर हैज़ इज Q0। मैं इसको Q0 ले रहा हूँ क्योंकि ये इनिशियल चार्ज है। ठीक है, Q0 चार्ज है मेरे कैपेसिटर पे और ये फुल चार्ज स्टेट में है। कैसे चार्जिंग किया है, डीसी बैटरी लगा के चार्जिंग किया है। ठीक है, खैर जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और मैंने इसको इंडक्टर के थ्रू कनेक्ट किया है तो एक्चुअल में हुआ क्या है, देखो एक्चुअल में ये कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट हो गए हैं ना आपस में। भले इंडक्टर के थ्रू कनेक्ट हुए हैं बट कनेक्ट हो गए हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है। सारे पॉजिटिव चार्जेस, सारे नेगेटिव चार्जेस, मतलब दो एंड्स पे सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस मीट हो रहा है। इट्स लाइक कि ये जो तुम्हारा बैटरी है हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इसको डायरेक्टली तुमने कनेक्ट कर दिया ऐसे एक वायर के थ्रू, तो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा ना बैटरी, या बेसिकली शॉर्ट सर्किट होता है। तो सेम केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी तुमने कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया है तो कैपेसिटर पूरा का पूरा डिस्चार्ज होना चाहेगा तुरंत।
तो इनिशियल स्टेट क्या है ज़रा समझो, मैं थोड़ा इनिशियल स्टेट को एलैबोरेट करता हूँ। इनिशियल स्टेट कुछ ऐसा है कि सर्किट में करंट ज़ीरो है, ठीक है, और कैपेसिटर में चार्ज फुल है Q नॉट, ठीक है। दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, और जो एनर्जी है वो एनर्जी पूरी की पूरी अभी कैपेसिटर के पास है, जो कि है Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। देखो मैंने Q नॉट स्क्वायर बाई 2C या Q स्क्वायर बाई 2C वाला फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि हमको चार्ज और कैपेसिटेंस पता है ना, वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम वोल्टेज पे जा भी नहीं रहे, हम एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ यही रखते हैं Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। और इंडक्टर के पास जो एनर्जी है वो अभी ज़ीरो है, क्यों? क्योंकि कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी जब तक इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट के बेसिस पे अब मैं समझने को ट्राई करता हूँ ये सर्किट को कि क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहेगा। डिस्चार्ज कैसे होगा? डिस्चार्ज ऐसे होगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होकर यहाँ आना चाहेंगे, या मैं बोलूँ ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से फ्लो होकर यहाँ जाना चाहेंगे। तो हमको पता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जाता है उसके ऑपोजिट में करंट चलता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाना चाहते हैं तो करंट ऐसे जाएगा, या जहाँ पॉजिटिव चार्ज चलता है वहीं पे करंट चलता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्जेस डिस्चार्ज होकर यहाँ जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं तो ओवरऑल सर्किट में एक करंट स्टार्ट होगा, राइट। अब कैपेसिटर तुरंत डिस्चार्ज होना चाहता है बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस, और कैपेसिटर पूरा का पूरा तुरंत डिस्चार्ज होना चाहता है। तो तुरंत डिस्चार्ज होने का मतलब है ये कैपेसिटर सारे चार्जेस को एक साथ यहाँ भेजना चाहता है, और सारे चार्जेस एक साथ यहाँ जाएंगे तो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होना चाहता है। इनडायरेक्टली आई एम स्पीकिंग, अगर चार्जेस सारे के सारे एक साथ फ्लो हो रहे हैं तो करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब मैक्सिमम करंट जो सर्किट में हो सकता है वो एक साथ फ्लो होना चाहता है। बट इंडक्टर ये अलाउ नहीं करेगा। क्यों अलाउ नहीं करेगा? क्योंकि इंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस, जो हम लोग EMI चैप्टर में कर चुके हैं, मैं वीडियोस डालूंगा। तो इंडक्टर के पास प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस का, और सेल्फ इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इट सेज कि इफ़ देयर इज़ अ सडन फ्लक्स चेंज थ्रू द इंडक्टर देन इंडक्टर इंड्यूसेस एन EMF विच अपोजेस द कॉज ऑफ द फ्लक्स चेंज। तो अभी सडन फ्लक्स चेंज का कॉज क्या है? ये करंट का ग्रो होना। तो ये ऐसा EMF इंड्यूस करेगा जो ये करंट को अपोज करेगा। तो ये इंडक्टर एक ऐसा इंड्यूस्ड करंट बनाता है जो इसके ऑपोजिट होता है। ये सब कुछ EMI चैप्टर में डिटेल में है। तो फिलहाल के लिए ये समझो ये करंट को ये इंडक्टर ग्रो नहीं होने देगा। तो अगर हमको ये करंट को I को ग्रो कराना है इंडक्टर के ऑपोजिशन के बावजूद, तो क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। और वर्क करने के लिए चाहिए होगी एनर्जी, और एनर्जी है कहाँ? एनर्जी है कैपेसिटर के पास। तो अब कैपेसिटर अपना एनर्जी यूज़ करके इस इंडक्टर के अगेंस्ट इस सर्किट में करंट सेट करेगा। समझ में आया सिचुएशन? ये कैपेसिटर अपना एनर्जी यूज़ करके जो इंडक्टर का अपोजिशन है उसको ओवरकम करके इस सर्किट में करंट सेट करने वाला है, ठीक है। तो इनिशियल सिचुएशन लेके चलते हैं। इनिशियल सिचुएशन में करंट ज़ीरो है, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है? इस कैपेसिटर के पास। इसके बाद क्या सिचुएशन आया है? अब मैं डायग्राम्स बनाने जा रहा हूँ AC सर्किट या LC ऑसिलेशंस के। ये लिख के हो गया है तो पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं क्लियर करता हूँ इसको। हमको इसमें सारे डायग्राम्स देखने हैं। मैं ये डायग्राम वापस बनाता हूँ, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक हम सारे डायग्राम्स देखेंगे, ठीक है। देखो कंसिडरेशन वगैरह सब हो गया है। अभी हम लोग फिनोमेना पे चलते हैं कि क्या हो रहा है। फर्स्ट फिनोमेना क्या हुआ? फर्स्ट फिनोमेना ये हुआ कि हमारे पास एक कैपेसिटर था जिसमें पूरा चार्ज स्टोर था, और एक इंडक्टर था जिसके थ्रू कोई करंट नहीं था, LC, ठीक है। ये फुल्ली चार्ज स्टेट में है, इसके पास चार्ज है Q नॉट, और यहाँ करंट कितना है सर्किट में? 0। इसके बाद का स्टेट देखते हैं। इसके बाद का स्टेट कुछ ऐसा होगा कि कैपेसिटर से कुछ चार्ज कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अब वो चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा है ना, तो सर्किट में कुछ करंट आ जाएगा। अब इंडक्टर के थ्रू कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ज़रा समझते हैं। सपोज कर लो इस पे चार्ज कम होके Q हो गया है और ये L है। ऑब्वियसली Q नॉट से चार्ज कम ही होगा ना, क्योंकि इनिशियली चार्ज Q नॉट था मैक्सिमम। तो इनिशियल स्टेट में सारा का सारा एनर्जी इसके पास था। अब कैपेसिटर अपनी एनर्जी यूज़ करना चालू कर चुका है, तो एनर्जी यूज़ करके इसने करंट I सेट कर दिया सर्किट में। अब इंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है। अब अपोजिशन को ओवरकम करते करते कैपेसिटर ने एक ऐसा स्टेट लाया जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया, मतलब इसने अपनी पूरी एनर्जी यूज़ कर ली। कैपेसिटर ने अपना पूरा का पूरा एनर्जी यूज़ कर लिया और सर्किट में
मैक्सिमम करंट सेट कर दिया आई नॉट, जिसके वजह से या जिसके बाद ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, अब ये इंडक्टर में से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है और ये इंडक्टर में ये करंट सेट करने के लिए हमने वर्क किया है। तो किसी इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है या किसी इंडक्टर पे कितना वर्क करना पड़ता है इन सेटिंग अ करंट, वो वर्क का फॉर्मूला हमने निकाला है। एनर्जी इन इंडक्टर इज़ हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ कितना करंट सेट किया हमने, आई नॉट। तो करंट का इंडक्टर का एनर्जी कितना हो गया, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। मतलब समझो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी थी स्टार्टिंग में ई सी, दैट वॉज क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, ये एनर्जी ट्रांसफ़र होके इंडक्टर के पास चली गई है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी यूज़ कर ली इंडक्टर में करंट सेट करने के लिए। इसको ऐसे समझो कि इंडक्टर के ऊपर वर्क किया कैपेसिटर ने, तो कैपेसिटर इंडक्टर की एनर्जी बढ़ गई। इट्स जस्ट एज सिंपल एज टेकिंग एन एग्जाम्पल। जैसे मैं ये एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ तुमको। जैसे ये पेन है, ठीक है, अब ये पेन इस लेवल पे है, इसको मैं यहाँ से उठा के h हाइट ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो देखो क्या हुआ है, ये पेन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो अपोज कर रहा था इसको ऊपर जाने के लिए, राइट? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको नीचे ले जाना चाहता है, बट उसके ऑपोजिशन के अगेंस्ट मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। तो इसी को हम बोलते हैं ना कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो जब भी वर्क अगेंस्ट द फोर्सेस किया जाता है तो एनर्जी बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने वर्क अगेंस्ट इंडक्टर के फोर्सेस के किया है, मतलब इंडक्टर जो भी अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा था उसके अगेंस्ट हमने वर्क कर दिया। तो अब इंडक्टर में एनर्जी बढ़ गई, इंडक्टर की एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। और कितनी एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो ओवरऑल यहाँ पे हुआ क्या, ओवरऑल एनर्जी एक बार ट्रांसफ़र हुई है इंडक्टर के पास। इतना समझ में आया? ठीक है, इसके बाद का स्टेट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडक्टर के पास एनर्जी आ गई है और अब कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पे चार्ज नहीं है। तो अब कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पे चार्ज नहीं है, मतलब क्या, मतलब ये कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना सर्किट में। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, ना यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ना यहाँ नेगेटिव टर्मिनल। तो ये करंट फ्लो क्यों कर रहा है? बिना पोटेंशियल डिफरेंस के सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। अब ये करंट सडनली ज़ीरो होना चाहेगा। अगर ये करंट सडनली ज़ीरो होना चाहेगा तो इंडक्टर वो भी अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं अलाउ करेगा? क्योंकि इंडक्टर को नहीं चाहिए कि फ्लक्स सडनली ज़ीरो हो जाए। अगर फ्लक्स सडनली ज़ीरो हुआ तो इंडक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो इनिशियली जब करंट ग्रो होना चाहता था तो इंडक्टर उस करंट को अपोज कर रहा था। अब ये सडनली करंट डाई होना चाहता है, डिक्रीज होकर ज़ीरो होना चाहता है, तो ये इंडक्टर इसको सपोर्ट करेगा। मतलब ये इंडक्टर इसी डायरेक्शन में एक करंट बनाने लगेगा। और वो करंट कैसे बनाएगा? अपनी ही एनर्जी यूज़ करके बनाएगा। जो एनर्जी इसके पास हमने कैपेसिटर से ट्रांसफ़र की है ना, या कैपेसिटर ने जो एनर्जी इसको ट्रांसफ़र की है करंट सेट करके, अब वही एनर्जी इंडक्टर यूज़ करता है टू कैरी द करंट इन द सर्किट और टू कंटिन्यू द करंट इन द सर्किट। और अगर ये सर्किट में करंट कंटिन्यूड है, मतलब अभी भी पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इसके बाद वाला जो स्टेट है वो ऐसा कुछ है कि ये इंडक्टर अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा है इन चार्जिंग द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर देखो ना, सर्किट में अभी भी करंट चल रहा है, बट अगर मैक्सिमम करंट से नीचे जा रहा है करंट, तो वैल्यू मैंने आई ले लिया। ऑफकोर्स करंट डिक्रीज तो हो रहा है ना, बट डिक्रीज होने के बावजूद ये इंडक्टर इसको सपोर्ट करे जा रहा है, तो भी थोड़ा थोड़ा करंट चले जा रहा है इसमें। मतलब पॉजिटिव चार्जेस अभी भी यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो अब कैपेसिटर पे थोड़ा चार्ज आ गया है। तो देखो, जैसे कैपेसिटर ने अपनी चार्ज वाली एनर्जी यूज़ करके करंट दिया इंडक्टर को, अब इंडक्टर अपनी करंट वाली एनर्जी यूज़ करके चार्ज दे रहा है कैपेसिटर को। सो इट्स बेसिक एनर्जी ट्रांसफ़र गोइंग ऑन। जैसे इस पेन को मैं ऊपर थ्रो करता हूँ तो मैं इसको काइनेटिक एनर्जी देता हूँ, वही काइनेटिक एनर्जी इस पेन को ऊपर ले जाके उसको पोटेंशियल एनर्जी दे देती है। फिर वही पोटेंशियल एनर्जी नीचे गिरने के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो बेसिक एनर्जी कन्वर्जन जो चलता है सेम यहाँ पे भी चल रहा है। कैपेसिटर का एनर्जी इंडक्टर के पास गया, इंडक्टर का एनर्जी अब धीरे धीरे कैपेसिटर के पास आ रहा है। देखो नेक्स्ट स्टेट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जब तक ये इंडक्टर की पूरी एनर्जी खर्चा नहीं हो जाती, या जब तक पूरा ये अपना एनर्जी स्पेंड नहीं कर लेता है, तब तक ये करंट को चालू रखेगा। और जैसे ही सारा एनर्जी इसने यूज़ कर लिया है, मतलब सारा का सारा चार्ज कैपेसिटर पे वापस आ गया है। तो इंडक्टर ने जब करंट ज़ीरो कर दिया, या इंडक्टर अब और करंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता है,
तो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है। तो देखो स्टेट कैसा है, स्टेट ऐसा है कि इनिशियली कैपेसिटर के पास चार्ज क्यू नॉट था, उसने वो सारे चार्जेस डिस्चार्ज करके सर्किट में एक करंट फ्लो कराया आई नॉट, मैक्सिमम करंट, जिसकी वजह से इंडक्टर के पास एनर्जी आया। अब इंडक्टर वो एनर्जी यूज़ करके सर्किट में करंट चालू रखता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर वापस से फुल चार्ज हो जाता है। इसके बाद का स्टेट तुमको समझ में आ रहा है क्या होगा। फिर जैसे ही सर्किट में करंट ज़ीरो हुआ है, अब ये कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स डायरेक्ट कनेक्शन में है ना, जैसे ये वाले स्टेट में। बस ये ध्यान देना चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में आए हैं, यहाँ ये प्लेट पॉजिटिव था, यहाँ ये वाला प्लेट पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा, अब ये कैपेसिटर सर्किट में करंट बनाएगा। जैसे इस सिचुएशन में कैपेसिटर ने सर्किट में करंट बनाया था, वैसे अब इस सिचुएशन में भी कैपेसिटर सर्किट में करंट बनाएगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अब ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो ये स्टेट कुछ ऐसा होने वाला है। अब ये कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होना चालू होगा और सर्किट में करंट आने लगेगा आई। अब सर्किट में करंट आया, ये करंट कब तक चलेगा सर्किट में और ये करंट कब तक होगा, जब तक ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाता। तो जैसे ही कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो सर्किट में मैक्सिमम करंट आ जाता है। ओके, देखो ये कैपेसिटर अब पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, तो सर्किट में अब चल रहा है मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये इंडक्टर, ठीक है, मैंने सी नहीं लिखा, फाइन। ये इसका कैपेसिटेंस और ये क्यू। तो अब सर्किट में सारा का सारा चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब अब सर्किट में करंट मैक्सिमम है। तो इंडक्टर के पास फिर से एनर्जी आ गई। देखो क्या हुआ, एनर्जी कैपेसिटर से चली गई इंडक्टर के पास, फिर इंडक्टर से चली आई पूरी कैपेसिटर के पास, फिर कैपेसिटर से चली गई है पूरी इंडक्टर के पास। अब इसके बाद वाला स्टेट तुम इमेजिन कर सकते हो, सडनली करंट होना चाहेगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना, इसके प्लेट्स में कोई चार्जेस ही नहीं है, तो करंट चालू रखने का एम क्या है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सडनली करंट ज़ीरो होना चाहेगा तो ये इंडक्टर अपोज करेगा। तो फिर से ये इंडक्टर अपना जो एनर्जी उसको मिला है करंट के वजह से, उसके एक्सपेंस पे करंट को चालू रखेगा बाय प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट। तो अब ये कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा। अब देखो करंट इसी डायरेक्शन में अगर चालू है तो मतलब अभी भी पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आने लगेंगे और यहाँ नेगेटिव चार्जेस आने लगेंगे। तो अब कैपेसिटर पे थोड़ा चार्जिंग चालू हो गया है और ये चार्जिंग तब तक चलेगा जब तक इंडक्टर की वजह से पूरा करंट ज़ीरो नहीं हो जाता, या जब तक इंडक्टर अपनी पूरी एनर्जी यूज़ नहीं कर लेता। तो फाइनल जो स्टेट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये इंडक्टर ने अपनी पूरी एनर्जी यूज़ कर ली है और कैपेसिटर अब फिर से पूरी तरह चार्ज हो गया है। ये चार्ज आ गया इस पर क्यू नॉट, इसका कैपेसिटेंस सी, और अब वापस से सर्किट में करंट हो गया ज़ीरो। अब फिर ये सेम चीज़ रिपीट होगी यहाँ से। देखो कैपेसिटर फिर उसी प्लेट्स पे आ गया है ना सॉरी, कैपेसिटर के प्लेट्स फिर उसी तरह से चार्ज हो गए हैं, लेफ्ट वाले पे पॉजिटिव, राइट वाले पे नेगेटिव। तो फिर से करंट सेट करने का ट्राई करेगा और फिर यही साइकिल रिपीट होगा और ये चलता रहता है। बट ये जो पूरा एक चीज़ हुआ है ना, या ये जो पूरा एक साइकिल हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एक ऑसिलेशन और वन ऑसिलेशन इन एलसी सर्किट। मतलब एलसी सर्किट में एक ऑसिलेशन में एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर के पास जाती है, इंडक्टर से कैपेसिटर के पास आती है, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर के पास जाती है और फिर इंडक्टर से वापस कैपेसिटर के पास। मतलब ये एक पूरा ऑसिलेशन है एनर्जी का। तो एनर्जी वैल्यूज़ अगर मैं लिखता चलूँ यहाँ पे, तो एनर्जी वैल्यूज़ पहले इनिशियली किसके पास है, पूरी की पूरी एनर्जी इनिशियली कैपेसिटर के पास है, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। यहाँ अगर मैं एनर्जी का वैल्यू देखूँ तो यहाँ एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा, कुछ एनर्जी इसके पास है, कुछ एनर्जी इसके पास है, मतलब ये है क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। देखो अभी इंडक्टर की भी एनर्जी मैक्सिमम नहीं हुई है, मैक्सिमम तब होगी जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और अभी कैपेसिटर की भी एनर्जी ज़ीरो नहीं हुई है, ज़ीरो तब होगी जब चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं एनर्जी निकालूँ तो यहाँ पे एनर्जी ये है, दैट इज़ हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और कैपेसिटर की एनर्जी कितनी हो गई है, ज़ीरो। तो यहाँ एनर्जी बची है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वाले स्टेट में यहाँ आ जाओ, यहाँ वापस क्या होगा, यहाँ एनर्जी फिर से थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और यहाँ एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर तो है ही, प्लस कैपेसिटर के पास भी थोड़ी चली गई है, क्यू स्क्वायर बाई 2c।
फिर इस वाले स्टेट में आ जाओ, यहाँ पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास आ गई है वापस, तो Q0²/2C। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ वापस एनर्जी कैपेसिटर के पास से थोड़ी इंडक्टर के पास चली गई है। इस वाले स्टेट में देखो फिर एनर्जी पूरी इंडक्टर के पास आ गई है, तो 12LI02। ये वाले स्टेट में देखो फिर एनर्जी इंडक्टर से थोड़ी कैपेसिटर के पास भी आ गई है, और लास्ट में एनर्जी पूरी की पूरी वापस से कैपेसिटर के पास। तो ये एनर्जी का एक पूरा ऑसिलेशन है। पहले एनर्जी कैपेसिटर के पास, फिर थोड़ी इंडक्टर के पास, पूरी इंडक्टर के पास, फिर इंडक्टर से थोड़ी कैपेसिटर के पास, पूरी कैपेसिटर के पास, फिर थोड़ी इंडक्टर के पास, फिर पूरी की पूरी इंडक्टर के पास, फिर थोड़ी कैपेसिटर के पास और पूरी कैपेसिटर के पास। दैट्स हाउ वन साइकिल ऑफ एनर्जी ऑसिलेशन गोज़। तो ये एक पूरा LC ऑसिलेशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें चार्जेस का वैल्यू और करंट का वैल्यू कैसे चेंज होता है ये सब अपने को देखना है ग्राफिकली। बट फिलहाल इसको पॉज करके ड्रॉ कर लो सारे डायग्राम्स। ये सारे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका नंबरिंग ध्यान रखना। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। ये नंबरिंग तुमको डालने का ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए नंबरिंग डाल दिया ताकि जब तुम ड्रॉ करो इसको देख के तो कंफ्यूज मत हो जाओ कि कहाँ कौन सा डायग्राम है। मैंने एरोज भी बनाए हैं नेविगेशन के लिए, बट स्टिल नंबरिंग भी दिया है सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, दिस विल बी फिफ्थ वन ना। इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कि क्या ये ऑसिलेशंस पॉसिबल है। मतलब ये तो आइडियल केस हो गया ना कि एनर्जी पूरी कैपेसिटर से निकली और पूरी इंडक्टर को मिल गई, और फिर इंडक्टर से पूरी निकल के वापस पूरी कैपेसिटर को। तो क्या ये पॉसिबल है, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। और ये कौन सा केस है, दूसरा कौन सा केस हो सकता है, और इस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी कितना होता है वो अपने को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो ये ड्रॉ करो पॉज करके एवरीवन। ओके, आई होप सबने ड्रॉ कर लिया है। इसका फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ मैं तुमको। फ्रीक्वेंसी वैल्यू तुमने ऑलरेडी देखा है, वो सेम फ्रीक्वेंसी आने वाला है जिससे हमने पिछले वीडियो में ही, हमने जो पिछला वीडियो किया AC सर्किट 07 उसमें हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की है कि कौन से फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशंस होते हैं। तो वो लिंक मैं यहाँ पे पिन कर दूँगा, देख लेना, AC सर्किट 07। उसमें हमने काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। उसको देख के आओगे तो ये लेक्चर थोड़ा और सेंसिबल लगेगा या थोड़ा और कनेक्टेड लगेगा, आई शुड से। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वही है जो हमने कल लेक्चर में डिराइव किया था। इट इज़ 1/2π√LC। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी वैल्यू। मतलब L और C वैल्यू पे डिसाइड होगा कि कितने फ्रीक्वेंसी से एनर्जी का ऑसिलेशंस होगा, एक सेकंड में कितनी बार एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इंडक्टर से कैपेसिटर में, कैपेसिटर से इंडक्टर में, या कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, जैसा भी साइकिल तुमने चूज़ किया है। तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कितना बार एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एक सेकंड में, या क्या फ्रीक्वेंसी है एनर्जी ट्रांसफ़र का। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू पे परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन मिलेगा कि इतना इंडक्टर वैल्यू है, इतना कैपेसिटर वैल्यू है, और इंडक्टर में कैपेसिटर को चार्जिंग करके इंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो क्या फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशंस होता है। सो यू जस्ट हैव टू डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू और कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला यूज़ करके डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। और इस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि तुमको कैपेसिटर का एनर्जी दे देगा, बोलेगा इतना कैपेसिटर में एनर्जी है, वोल्टेज बता देगा या मे बी चार्ज बता देगा कि इतना चार्ज भी है, और तुमको पूछेगा कि इंडक्टर में कितना मैक्सिमम करंट सेट हो सकता है। तो हम लोग वापस एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे कि कैपेसिटर का एनर्जी इतना है तो उससे चार्ज कितना आ जाएगा वो पता चल जाएगा। एक बार कैपेसिटर की एनर्जी पता चली और इंडक्टर का वैल्यू अगर पता है तो हमको पता है सेम एनर्जी इंडक्टर के पास भी जाएगी जब उसमें मैक्सिमम करंट होगा। तो एनर्जी वैल्यू इंडक्टर के लिए लिख के हम 12LI² से वहाँ पे I भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी कैन डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस LC ऑसिलेशंस। थोड़ा इसके बारे में एनर्जी डिसिपेशन को समझते हैं, या एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस
इन LC ऑसिलेशंस। पहले तो ये समझो कि आइडियल ऑसिलेशंस कैसी होती हैं या आइडियल LC ऑसिलेशंस कैसी होंगी। आइडियल LC ऑसिलेशंस कुछ इस तरह से होंगी कि जो चार्ज का वैल्यू है वो रिपीट होता रहेगा और वो ख़त्म नहीं होने वाला है चार्ज। मतलब जितना हमने कैपेसिटर को चार्जिंग किया है वही चार्ज उसमें बार बार रिपीटेडली आता रहेगा। तो अगर मैं चार्ज का डायग्राम ड्रॉ करूँ या चार्ज का ग्राफ बनाऊँ तो कैसा होने वाला है देखते हैं। इनिशियली चार्ज क्या है, मैक्सिमम है, तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, वैल्यू स्टार्ट होगी अपने पीक से। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू स्टार्ट होगी और ये वापस से इसी वैल्यू पे ऑसिलेट होता रहेगा। मतलब चार्ज कम नहीं हो रहा है। जितना चार्ज जा रहा है कैपेसिटर से इंडक्टर के पास करंट के फॉर्म में, वही इंडक्टर वापस कैपेसिटर को दे देता है। तो ये आइडियल LC ऑसिलेशन में चार्ज का ग्राफ है। और ये चार्ज का ग्राफ क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कैसा है, दिस इज़ कोसाइनोसॉइडल ना। तो इक्वेशन ये है, ठीक है। अगर मैं करंट का इक्वेशन बनाऊँ या करंट का ग्राफ बनाऊँ तो करंट का ग्राफ कैसा है देख लो, I वर्सेस T। जब चार्ज मैक्सिमम है Q0 पे है तो करंट कितना है, करंट तो ज़ीरो पे है ना, तो करंट ज़ीरो से स्टार्ट होके ऐसे चलेगा। और इसका इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है क्लियरली, क्या हो जाएगा, I इज़ इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये सब कुछ आइडियल सिचुएशन है। मतलब जब आइडियल LC ऑसिलेशन हो रहा है और जहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है कि एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं हो रही किसी और फॉर्म में, तो ये इक्वेशन आता है I0 साइन ओमेगा टी। अब ये देखने में अच्छा लगता है कि हाँ एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, तो जितना चार्ज जा रहा है उतना करंट बन रहा है और जितना करंट जा रहा है उतना चार्ज वापस आ रहा है सर्किट में। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है जो एनर्जी लॉस करा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी सर्किट में चार्ज मूव करता है या जब भी सर्किट में करंट फ्लो होता है, चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसा तो है नहीं कि फ्री में आ रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रही हैं। सिंस वी नो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑल्सो गेटिंग प्रोड्यूस ड्यू टू सम एनर्जी ना, कुछ एनर्जी से ही तो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, वो एनर्जी इसी कैपेसिटर की एनर्जी से आ रहा है। तो अगर कैपेसिटर चार्जेस को फ्लो करा रहा है सर्किट में, तो वो जो चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेंगे वो चार्जेस की ही एनर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो उसकी वजह से चार्जेस की एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी या कैपेसिटर की एनर्जी हर साइकिल में कम होती जाएगी। सिमिलरली अगर चार्जेस कम होते जा रहे हैं, चार्जेस की एनर्जी कम होती जा रही है, तो जो सर्किट में करंट भी बन रहा है वो भी हर साइकिल में कम होता जाएगा। तो जो हम लोग LC ऑसिलेशंस देखते हैं आइडियल सिचुएशन में, वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। आइडियल सिचुएशन में ये SHM जैसा है, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये डैम्प्ड SHM जैसा होता है। मतलब जहाँ पे डैम्पिंग हुई होती है। तुमको डैम्प्ड SHM अगर याद है तो ये अच्छे से कनेक्ट होगा, अगर नहीं याद है तो नो प्रॉब्लम। ये इतना ड्रॉ कर लो, ये आइडियल सिचुएशन वाला, फिर हम लोग प्रैक्टिकल LC ऑसिलेशंस देखते हैं। हो गया? ओके, देखो ये समझ में आ रहा है सबको? अगर कुछ डाउट्स वोट्स इससे है रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं एक्सप्लेन करूँगा, कोई परेशानी नहीं है। ओके, लेट्स डिस्कस द प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑफ LC ऑसिलेशन जहाँ पे लॉस होता है, लॉस इन एनर्जी। प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन में यही जो चार्ज है वो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट तो होगा, Q और T, ये मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट तो होगा बट वापस उसी मैक्सिमम पे नहीं आएगा। इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होके ज़ीरो हो जाएगी टाइम के साथ। मतलब ये डैम्प्ड सिचुएशन में है। चार्जेस जितने थे स्टार्ट में हर बार उतने नहीं रहेंगे, हर ऑसिलेशन के बाद चार्जेस थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे। और ये क्यों हो रहा है? ये एनर्जी ट्रांसमिट या एनर्जी लॉस के वजह से हो रहा है। So this damping is due to loss in energy। अब इसके कॉजेस हम लोग देखेंगे क्यों लॉस इन एनर्जी होता है। ये चार्ज का इक्वेशन या चार्ज का ग्राफ हो गया। सिमिलरली करंट का ग्राफ कैसे जाएगा तुम लोग ने सोच लिया होगा। अगर डैम्प्ड SHM पढ़ा है तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो करंट वैल्यू कैसे, ये मैक्सिमम से
फिर 0 हो जाएगा। मैक्सिमम से स्टार्ट तो होगा, मतलब फर्स्ट साइकिल में मैक्सिमम करंट बनेगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम करके ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ अनदर डैम्पिंग। और डैम्पिंग के लिए रीजंस क्या क्या हैं? डैम्पिंग के लिए रीजंस हैं लॉस इन एनर्जी ड्यू टू हीट। अब हीट का लॉस क्यों है? हीट का लॉस इसलिए है कि जब भी सर्किट में करंट फ्लो होता है, करंट का बेसिक नेचर है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट जब भी सर्किट में फ्लो करेगा, हीट तो प्रोड्यूस करने वाला ही है। तो ये एक रीज़न हो गया है लॉस के लिए। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है लॉस इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वी नो एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट EM वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। अभी तो मैंने वीडियो बनाया नहीं है, बट आई विल मेक अ वीडियो फॉर श्योर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर पे भी हम लोग वीडियो करेंगे। तो जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है ना, डिपेंड करता है जिस फ्रीक्वेंसी से एक्सेलरेट हो रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी का ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एमिट करता हुआ चलता है। जैसे यही रीज़न था कि एक्सेलरेटेड चार्जेस इफ़ दे आर रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो यही रीज़न था कि रदरफोर्ड का मॉडल का जो स्टेबिलिटी था वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। मतलब रदरफोर्ड ने बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है, बट हमको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है? चार्ज स्टेट में है ना, सॉरी एक्सेलरेटेड स्टेट में है ना। तो अगर एक्सेलरेटेड स्टेट में है तो इसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते रहना चाहिए, और ये करता भी होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक। तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहा है तो इसकी एनर्जी भी लूज़ होनी चाहिए, और एनर्जी लूज़ होनी चाहिए या एनर्जी अगर लूज़ हो रही है तो ये धीरे धीरे क्रम्बल होके न्यूक्लियस में ही जाना चाहिए। बट ऐसा एटम करता नहीं है। एटम तो स्टेबल होता है ना, इनफैक्ट एटम इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल थिंग्स। तो अगर स्टेबल है तो रीज़न क्या है, जो कि बाद में एक्सप्लेन हुआ बोर्स पोस्टुलेट से। ठीक है, तो फिज़िक्स काफ़ी कनेक्टेड है हर जगह पे। अगर कनेक्शन समझ में आएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ तो पढ़ाने के लिए मैं हूँ। ओके, सो आई होप सबको समझ में आया होगा LC ऑसिलेशंस क्या है, डैम्पिंग क्यों होता है LC ऑसिलेशंस में। जो रियल प्रैक्टिकल ऑसिलेशंस होती हैं उसमें ऐसा डैम्पिंग चलता है जिसकी वजह से करंट और चार्ज अपने मैक्सिमम स्टेट से नीचे आ जाते हैं टाइम के साथ, और इनफैक्ट ये डाई आउट भी हो जाता है। तो कितने टाइम में डाई आउट होता है उसके लिए भी फॉर्मूला है, फिर किस रेट से फॉल होता है उसके लिए भी फॉर्मूला है, बट वो सब करने का ज़रूरत नहीं है, वो सब अपने सिलेबस में भी नहीं है। वो आगे जाएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ सब मिलेगा। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे हम लोग। LC ऑसिलेशन से रिलेटेड जो भी था हमने सब कवर किया है, और ये AC सर्किट्स का लास्ट थियरी टॉपिक भी है। यहाँ LC ऑसिलेशंस ख़त्म हुआ है तो AC सर्किट्स भी पूरा ख़त्म होता है अपना थियरी पार्ट। इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ उसमें मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा स्टेट बोर्ड और CBSE दोनों के, जस्ट लाइक वी डिड इन थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर। तो यहाँ भी स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आई एम टॉकिंग, और CBSE बोर्ड या NCERT दोनों के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स मैं पूरे यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो वो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो या वो टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। ओके, सो आई होप आज जो भी किया है सबको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहे, कैसा भी डाउट रहे, जस्ट प्लीज़ पोस्ट इट इन द कॉमेंट्स, डोंट वरी। मैं सारा डाउट्स क्लियर करूँगा कमेंट्स में, हो सके तो कमेंट्स में, या फिर वीडियो बना के, जैसे भी पॉसिबल होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय।